बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. Welcome to the English lecture of class 6. How are you, students? I hope you all are doing good. As you all know that schools are closed due to coronavirus. That's why we have arranged these online classes for you. Now it is your utmost responsibility to attend online classes so that you don't miss any work. You must complete all the work of every subject that is given to you. Please take these online classes very seriously so that you don't miss any class and all your work is complete whenever the school opens. Children, as you all remember, we completed 9 units previously. Today we are going to do first of all the grammar exercises of Unit 10. Unit 10 is on page number 61 and the name of this unit is The Happy Prince. बट आज पहले मैंने सोचा कि आपको इसकी ग्रामर एक्सरसाइज करवा दूं बिकॉज इसकी कुछ ग्रामर एक्सरसाइजेज जो हैं वो लिंक हैं प्रीवियस यूनिट के साथ जो आपने पहले की हुई भी हैं क्लास में. So first of all I want you to open your book, Bright Secondary English Book 1. Open page number 65. First of all, our topic will be adverb. Children, I hope you all remember when we studied Chinese zodiac, that is unit number 9. उसमें we studied the concept of adverb of place and adverb of time. Today also we are going to study adverb and another kind of adverb, that is adverb of frequency. But before starting our topic, I want you to remind and revise all the parts of speech. Mainly we say that there are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. तो आज इस यूनिट में जो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हैं एडवर्ब और प्रेपोजिशन. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा कंटिन्यूअस टेंस. सो बिफोर डूइंग दीज exercises, before starting these exercises, let us revise the concept of what an adverb is. An adverb describes the action. अब action हम किसको कहते हैं? Verb को कहते हैं. You all know verb is a word which shows action. Action मतलब किसी भी काम करने या होने को हम वर्ब बोलते हैं. एक्शन होता है वो. आई होप आपने ये उर्दू में भी इसको पढ़ा होगा. वर्ब को आई गेस उर्दू में फेल कहते हैं, यानी किसी काम के करना या होना. कोई भी एक्शन, कोई भी काम, एनी एक्शन दैट इज़ टेकिंग प्लेस, जैसे स्लीपिंग, ईटिंग, रीडिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, राइटिंग, स्माइलिंग, क्लैपिंग, वॉकिंग, कुकिंग, रीडिंग, क्लीनिंग. ये सारे वर्ड्स जो हमें किसी का कोई एक्शन शो करते हैं, जो हमें ये बताया जाता है कि कोई काम हो रहा है, उसको हम कहते हैं वर्ब. नाउ हाउ, व्हेन एंड वेयर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड,
उस वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब। यानी कि मोस्टली जिन वर्ड से हमें ये पता चलता है कि वो जो एक्शन है वो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, उसको वी से एडवर्ब। नाउ इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल, बॉब क्विकली रैन अवे। अब इस पूरे सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या है, रैन, यानी कि बॉब जो है वो दूर भाग गया। अब किस तरह से भागा, दिस वर्ड इज डिस्क्राइबिंग कि वो किस तरीके से भागा। द वर्ड दैट इज हाईलाइटेड इन ग्रीन, दैट इज क्विकली। ये उसका जो एक्शन है वो बताया जा रहा है कि कैसे भागा, किस तरीके से भागा। उसका एडवर्ब मतलब एडवर्ब उसका मैनर बता रहा है एक्शन का, कि किस तरीके से भागा, यानी तेज़ी से भागा, क्विकली। तो दिस वर्ड दैट इज डिस्क्राइबिंग द वर्ब, तो दिस वर्ड विल बी कॉल्ड एज एडवर्ब। So following are the types of adverb. Adverb of manner and adverb of time हमने previous unit में भी मैंने आपको करवाया था। उससे रिलेटेड हमने जो है कुछ एक्सरसाइजेज भी हमने की थी। और मोस्टली एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब कि जो एक्शन है वो कैसे पेश आ रहा है, हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस। तो मोस्टली दीज वर्ड्स एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी नहीं हैं और भी बहुत सी हैं, बट मोस्टली जो हैं दीज वर्ड्स दे टेल अस हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस। स्लोली, फास्ट, लाउडली, ईजिली, क्वाइटली, हम्बली, कामली, नीटली। मोस्टली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर में वो वर्ड्स आते हैं जिनके एंड पे एल वाई हो। मोस्टली, ज़रूरी नहीं है कि सारी हो। जब आप ये देख सकते हैं कि फास्ट है, इसी तरह जैसा एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, तो मतलब उसमें ज़रूरी नहीं है कि उस हर वर्ड के आखिर में एंड एल वाई ही आए, बट मेनली वो वर्ड्स जिनके एंड में एल वाई आते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आते हैं। देन द अनदर टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि व्हेन एन एक्शन। अब इस एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है व्हेन, यानी कि कब, व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस। जैसे कि आई जस्ट टोल्ड यू ऑल्सो कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच टेल अस हाउ, व्हेन एंड वेयर एन एक्शन टेक प्लेस, कि कब, कहाँ, कैसे, किस तरह से, किस एक्सटेंट में जो है वो एक्शन जो है वो हुआ है। अब टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में जो वर्ड्स होते हैं वो मोस्टली ये वाले वर्ड्स हैं, नाउ, सेल्डम, इमीडिएटली यानी फ़ौरन, आज, कल, सून जल्दी, ऑफन, ऑलरेडी, टुमारो यानी कल। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में मोस्टली जो हैं ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। Then the third type of adverb is adverb of place. Now इसमें हमें किस चीज़ का आंसर मिलता है adverb of place में, कि where an action took place, कि कहाँ एक्शन हुआ, घर के अंदर हुआ, inside हुआ है, outside है, here है, there है, nowhere है, straight है, up है। तो these words describe adverbs of place. फिर है एडवर्ब ऑफ डिग्री, और ये हमारे इस क्वेश्चन का हमें इस क्वेश्चन का जवाब मिलता है कि यानी टू व्हाट एक्सटेंट, यानी किस हद तक। यानी इसमें जो वर्ड्स आते हैं ऑलमोस्ट यानी तकरीबन, कंप्लीटली पूरा, लेस कम, वेरी, हार्डली, टू, इंटायरली, नियरली। दीज आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। फिर नेक्स्ट टाइप है हमारी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हाउ ऑफन, ऑफन कि कितना, किस ऑफन यानी कितना, उसको उर्दू में कहेंगे कि किस हद तक जो है,
या कितनी दफ़ा कोई काम किया जाता है, यानी कि जिस तरह ये फर्स्ट वर्ड है, एग्जाम्पल है इसकी ऑलवेज, यानी कि मारिया ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, यानी कि अब उसका एक्शन बताया जा रहा है कि एक्शन वो हमेशा आती है, कब आती है, ऑलवेज हमेशा आती है टाइम पे, ऑफन, वंस, सेल्डम, नेवर यानी कभी नहीं, यूजुअली आम तौर पे, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, मोस्टली. These are the words which describe adverbs of frequency. So I hope the definition of adverb is clear to you. An adverb is a word which tell us that how, when and where, to what extent an action is performed. Now adverbs of frequency की थोड़ी डिटेल्ड एग्जाम्पल्स भी हैं ऑन पेज नंबर 65. Adverbs of frequency means how often an action takes place or is repeated. Always, never, often, rarely, usually, recently, almost, nearly, just, already, and quite are examples of adverbs of frequency. Adverbs of frequency are normally placed between the subject and the verb if the verb consists of only one word. Now इसकी एग्जाम्पल है फरजाना नेवर कुक्स, यानी कि वो कभी भी नहीं कुक करती. अब इसमें एक्शन क्या है, कुक यानी पकाना, पकाती. तो वो कब पकाती है, कैसे पकाती है, कब कब पकाती है, हाउ ऑफन. तो ये जो वर्ड है नेवर, इट टेल्स अस कि हाउ ऑफन शी कुक्स. सो दिस वर्ड इज एक्चुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेवर मीन्स कभी नहीं, यानी कि वो कभी भी नहीं पकाती. रिजवान यूजुअली हैज़ ब्रेकफास्ट एट 8, यानी कि अब ये ब्रेकफास्ट कब करता है, यूजुअली मीन्स आम तौर पे. If the helping verbs is, am, are, was, were are used, then these adverbs are placed after them. अब आप ये देखें, फरजाना नेवर कुक्स में कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं था, लेकिन जो ये एग्जाम्पल है इसमें हेल्पिंग वर्ड इज़ यूज़ हो रहा है. तो जब इज़, एम, आर होगा तो तब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हैं वो उनके बाद में हम प्लेस करते हैं. कुरुतलैन इज़ ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, यानी कि वो हमेशा लेट होती है स्कूल के लिए. वी आर जस्ट ऑफ, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम कहते हैं, उसके बाद जो है ये जस्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लेस हुआ हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 66. एक्सरसाइज इज बी. सो देयर आर सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन एज यू कैन सी. नाउ वी हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. बट इसमें ऐसा भी है कि कुछ सेंटेंस में अगर मैंने कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसमें कोई और भी लग सकता है, ठीक है ना. बट क्योंकि हमने किसी एक को वर्ड को ही चूज़ करना है, सो मैंने उसी हिसाब से ये फिल किया है. वी डैश गेट टाइम टू गो फॉर आउटिंग, यानी कि वी सेल्डम, सेल्डम मीन्स कि हमें बहुत कम, बहुत कभी टाइम मिलता है आउटिंग पे जाने के लिए. हसन ऑलवेज डज हिज वर्क हिमसेल्फ, यानी कि वो अपना, अब ये अपना बता रहा है कि अपना काम कब करता है, हाउ ऑफन, तो जी वो हमेशा करता है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर दोज वर्ड्स विच टेल अस दैट हाउ ऑफन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड. When my friends arrived, I had already finished my work. Sabah is never late for school. अब ये देखिए यहाँ पे सबा इज़ ऑलवेज भी हो सकता था, नेवर भी हो सकता था. यहाँ पर हसन के बाद भी नेवर लग सकता, हसन नेवर डज हिज वर्क हिमसेल्फ. तो अब चूँकि हमने एक ही चूज़ करना था तो मैंने यहाँ पर ऑलवेज चूज़ किया है और यहाँ पे नेवर. द गर्ल्स मोस्टली हेल्प देयर मदर इन द किचन.
Usually some birds migrate in winters to warmer areas. I had just arrived in time to catch the train. Jamil often thinks about the time when he was poor. यानी often means अक्सर. जमील अक्सर जो है सोचता है उस वक्त के बारे में जब वो गरीब होता था. सो ये एक एक्सरसाइज है हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड. ये हमने की है. और जैसे कि आई टोल्ड यू कि लास्ट यूनिट में हमने एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो हमने प्रीवियस यूनिट में किया था. उसकी रिलेटेड एक्सरसाइजेज भी हमने की थी. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ ऑन पेज नंबर 66. एक्सरसाइज ए है. दिस इज़ रिलेटेड टू प्रीपोजिशंस. ऑल्दो प्रीपोजिशंस भी हमने प्रीवियस यूनिट्स में किए हुए हैं, बट आई थॉट कि मैं आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा रिवाइज करवा दूँ. ओके, प्रीपोजिशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच. यू ऑल नो. अभी हमने इसको डिस्कस किया है स्टार्टिंग में. और इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रीपोजिशन कौन से वर्ड्स होते हैं? प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स दैट गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द सेंटेंस. दे शो हाउ अ नाउन और प्रोनाउन रिलेट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यूजुअली टेलिंग वेयर, व्हेन और हाउ. नाउ जो वर्ड्स जो हमें बताते हैं स्पेशली किसी चीज़ की पोजीशन, वो मोस्टली ये वर्ड्स आते हैं जैसे ओवर, अप, नियर, एट, अक्रॉस, अंडर, बिलो, टूवर्ड्स, डाउन, आउट, अंडरनीथ, बिसाइड्स, अमंग, इनसाइड, बियॉन्ड. ये हमें बताते हैं मोस्टली प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट या प्लेस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की जगह कि कहाँ है वो. तो ये वर्ड्स जो है हमें आसानी कर देते हैं हमें ये बताने में कि कोई चीज़ जो है वो किधर प्लेस है. फॉर एग्जांपल कि कोई चीज़ टेबल के ऊपर है तो आप कहेंगे ऑन द टेबल, नीचे है तो यू विल से अंडर द टेबल. तो दीज वर्ड्स एक्चुअली हेल्प अस इन लेटिंग नो द पोजिशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट. फिर देयर आर सम मोर वर्ड्स ऑल्सो जो हमें बताया जाता है कि कब. जैसे कुछ वर्ड्स लाइक आफ्टर, बिफोर, पास्ट, विद इन, ड्यूरिंग, सिंस, अंटिल, बिटवीन, ये इस कैटेगरी में आते हैं. फिर कुछ वर्ड्स हैं जो हमें बताया जाता है जिनके बारे में कि कैसे कुछ हुआ, लाइक हाउ, out of, into, right, over, towards, upon. You can see all these words: from, onto, left, down, against, into, right, off, up, over. Then there are some additional prepositions भी जो हम sentences को जब relate करते हैं तो हम use करते हैं, जैसे about, for, from, except, of, with, to, without. All these words are prepositions. जैसे कि मैंने बताया आपको just now I told you कि mostly prepositions are used to tell us the place of some object या हाउ समथिंग इज, कैसे कोई चीज़ हो रही है. ना आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए कि कब आपने कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करना है. उसके लिए अगर आप ये पिक्चर, इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर अबव, नाउ यू सी दिस. अब अबव का मतलब क्या है? ऊपर किसी चीज़ के. यू कैन सी कि ये जो रेड सा ब्लॉक है ये एक लाइन के ऊपर है, तो अबव मीन्स के ऊपर. अंडर, बिलो, बीनीथ हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी के नीचे हो.
बिसाइड यानी कि साथ में। इसी तरह बैक ऑफ, इन फ्रंट ऑफ यानी कि किसी चीज़ के सामने। बिटवीन यानी दरमियान में, दो चीज़ों के दरमियान में जब कोई चीज़ होती है तो वी यूज़ द प्रपोजिशन बिटवीन। और इन का मतलब है अंदर। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एंड इन, यानी दरमियान में, और इन का मतलब है अंदर हो जाना। आउट यानी बाहर। यू कैन सी कि ये अब ये आप देख रही हैं ये बॉक्स है, इसके बाहर ये रेड ब्लॉक है तो इट मीन्स कि इट्स आउट। इनसाइड यानी कि अंदर, चारों तरफ से बंद। आउटसाइड, ऑन यानी किसी चीज़ के ऊपर। ऑफ, अप, डाउन, अक्रॉस, अराउंड यानी इर्द गिर्द। इनटू यानी किसी चीज़ के अंदर। नियर यानी करीब। थ्रू यानी कि बीच में से गुजरना, बीच में से जाना। फॉर, विद यानी उसके साथ। फर्स्ट यानी कि पहला। If your concept is still not clear, I will suggest you to look at this slide. इससे आपको और ज़्यादा थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी in understanding what preposition is. Prepositions are those words which link nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence. Above, ऊपर, अब you can see ये बैलून है और इसकी पोजीशन अगर आप देखेंगी तो आपको आइडिया होगा बैलून की पोजीशन से कि उसके लिए कौन सा प्रपोजिशन जो है वो यूज़ किया गया है। नाउ दिस बैलून जो है ये देखिए थोड़ा ऊपर है तो अबव होगा। अब ये देखिए ये बैलून रेनबो के नीचे आ रहा है तो नीचे आने के लिए आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो वी यूज़ दीज वर्ड्स बिलो, अंडर, बीनीथ। अक्रॉस, बिसाइड यानी उसके साथ ही है। बिटवीन यानी कि अब ये देखें यू कैन सी दिस बॉय इन बिटवीन टू बैलून्स यानी कि दरमियान में है। आउट, आउटसाइड, ऑन, यू कैन सी दिस बर्ड ऑन द बैलून। डाउन, इन फ्रंट ऑफ यानी उसके सामने। इन बैक ऑफ, फर्स्ट यानी कि जो इतने सारे बैलून्स में से जो पहला है फर्स्ट, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रपोजिशन। लास्ट वाला प्रपोजिशन है नियर यानी करीब, फार यानी दूर, विद यानी उसके साथ, अराउंड यानी उसके इर्द गिर्द, इनटू उसके अंदर, और थ्रू। यू कैन सी दिस एरो, ये आपको पोजिशंस बता रही हैं कि किस पोजीशन के लिए आपने कौन सा प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करना है। थ्रू यानी बीच में से। सो आई होप आपको जो डिफरेंट एडवर्ब हैं उनका मीनिंग क्या है वो इस पिक्चर और जो लास्ट स्लाइड में जो पिक्चर है, जो लास्ट स्लाइड है उसको देख के काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। एंड आई वॉन्ट यू टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एडवर्ब में कौन कौन से वर्ड्स हैं। वर्ड्स का पता होगा तो ओनली देन यू कैन यूज़ दोज प्रपोजिशंस प्रॉपरली। सॉरी, प्रपोजिशंस, आई थिंक आई एम सेइंग एडवर्ब। प्रपोजिशंस जो है आपको पिक्चर देख के जो है काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि कौन से प्रपोजिशन का मतलब जो है एग्जैक्ट वो क्या है। Okay, let us do this exercise on page number 66. Fill in the blanks with suitable prepositions. Old lady went to the cupboard. Wee Willie Winky runs through the town. A little girl sat under a tree. The boys ran after the stray dog, yani jungli dog. I tried to reason him out of his fears. We all sat near the fire. The book lies on the table. Don't loiter in the street, यानी loiter मतलब फजूल में बगैर किसी
मकसद के घूमना, to roam aimlessly. Within a month he returned. Akbar ruled over a vast empire. Okay, next exercise is on page number 67. Observe the underlined adverbs and write whether they are adverbs of manner, time, place or frequency. Now, अब जो underlined words हैं उनको देख के हमने ये बताना है कि ये कौन सी टाइप है एडवर्ब के. एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, टाइम हैं, प्लेस हैं या फ्रीक्वेंसी हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज द रैबिट रैन क्विकली, यानी कि खरगोश भागा. अब एक्शन इसमें क्या है, कौन सा वर्ड एक्शन हमें शो कर रहा है, रैन. अब किस किस्म का वो एक्शन था या कब वो एक्शन हुआ, कैसे वो एक्शन हुआ, वो वर्ड हमें कौन सा, वो चीज़ हमें कौन सी वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज़ क्विकली, यानी कि भागा, तेज़ भागा. कैसे भागा, तेज़ भागा. तो ये हमें क्या शो, कौन सी एडवर्ब की कौन सी टाइप है जो ये वर्ड हमें शो कर रहा है. सो दिस इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि उसका तरीका बता रहा है कि उसने किस तरीके से वो भागा, रैबिट. द टॉर्टोइज वॉक स्लोली. अब ये भी हमें इसमें बताया जा रहा है कि वॉक कैसे करता है टॉर्टोइज. एक्शन है इस सेंटेंस में वर्ड वॉक. अब वो वॉक कैसे हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, वो वर्ड डिस्क्राइब करा है स्लोली. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर ऑल्सो. आई हैड पुट माई बुक्स हेयर. बुक्स रखी हैं, पुट मतलब कि रखी हैं, कहाँ रखी, कैसे रखी, किधर रखी, वो वर्ड हमें शो करा है हेयर. अब हेयर से हमें क्या पता चलता है कि जो बुक्स हैं वो इधर रखी हैं. तो ये कौन सा एडवर्ब की टाइप है, हेयर. इट इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि बुक्स किधर रखी गई हैं. ये हमें जो वर्ड हेयर है वो हमें क्लियर कर रही है ये चीज़ कि बुक्स यहाँ रखी गई हैं. तो ये हेयर वर्ड जो है इट इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस. वी ऑफन विजिट अयूब पार्क. विजिट यानी कि हम जाते हैं, कब जाते हैं, कितना, कैसे जाते हैं, कितने मतवातर जाते हैं. तो वर्ड ऑफन जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. यहाँ के बताया जा रहा है कि वी ऑफन विजिट अयूब पार्क, ये यानी कि हम अक्सर जाते हैं. सबा होल्ड्स द बेबी केयरफुली. अगेन दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर. आई आस्क्ड द गार्डनर टू माउ द लॉन नाउ. नाउ अब ये हमें बता रहा है कि वो एक्शन कब करना है, अभी करना है. तो वर्ड नाउ मीन्स इट इज डिस्क्राइबिंग एडवर्ब ऑफ टाइम. द रिजल्ट विल बी अनाउंस टुमारो. अनाउंस किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा. कब किया जाएगा, टुमारो यानी कल. सो दिस ऑल्सो इज एडवर्ब ऑफ टाइम, वर्ड टुमारो. इट रेन्ड हैविली येस्टरडे. इसमें हम येस्टरडे को कंसिडर करते हैं अंडरलाइन वर्ड, और दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम. पुट द बुक्स देयर ऑन द टेबल. अब ये भी हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है कि यानी बुक्स को वहाँ रखो, उधर रखो. पोजीशन बताई जा रही है, प्लेस बताया जा रहा है. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. द गर्ल स्क्रीम्ड पेनफुली, यानी कि लड़की ने चीख मारी. किस तरीके से मारी, पेनफुली यानी बहुत ही दर्द से, दर्दनाक चीख मारी. पेनफुली इज एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज सी ऑन पेज नंबर 67. 8 sentences are given and you have to change these sentences into present continuous tense. I think we have done few exercises of continuous tense also. क्लास में मैंने आपको काफ़ी डिटेल्ड इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कंटिन्यूस टेंस की, बट जस्ट टू गो थ्रू द टॉपिक अगेन.
इन केस आप भूल गए हैं या थोड़ा सा आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूँ. लेट अस गो थ्रू द डेफिनेशन of present continuous tense. The present continuous tense is used to describe an action that is presently going on. यानी कि जो चीज़ अभी, जो काम अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं present continuous tense. And I told you in class also that present continuous tense is also known as present progressive tense. Now mostly इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, उसमें हम इज, एम, आर यूज़ करते हैं. एंड देन वी यूज़ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. ing फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये भी हमने क्लास में किए हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन और द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब कि जैसे वर्ब है उसके आगे हमने ing लगाना है, जैसे क्लीन, क्लीनिंग, स्लीप, स्लीपिंग. ये हम क्लास में कर चुके हैं तो इसको मैं अभी दोबारा रिपीट नहीं करूँगी प्रेजेंट पार्टिसिपल को, बिकॉज हमारा टॉपिक है आज का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सो लेट अस जस्ट फोकस ऑन दिस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट एंड देन द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये तो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए. जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे उनके लिए क्या होगा, उनके लिए सब्जेक्ट के बाद वी, इज, एम, आर एंड देन वी विल यूज नॉट. ठीक है, इज अ हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वी आर गोइंग टू यूज नॉट एंड देन ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. और ये याद रखें कि ing जो है हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं. ऑल्दो द स्पेलिंग चेंजेस इन सम केसेस और उसके रूल्स आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं. ऐसे नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से शैला इज राइटिंग, ठीक है ना. अब राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है राइट का, राइटिंग, तो हमने ई ओमिट करके आगे ing डाला है. अब इसको हम सेकंड फॉर्म के आगे ing नहीं डालेंगे कि शैला इज रोट लिख के तो आप आगे ई ओमिट करके ing डालें. नो, V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन एड ing टू इट और बाद में ऑब्जेक्ट. अच्छा, इसकी यूजेज क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की? व्हेन डू वी यूज इट? वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ. जैसे द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, यानी कि कोई चीज़ जो अभी हो रही हो. जैसे आई एम टॉकिंग, मैं अभी बोल रही हूँ. यू आर लिसनिंग, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं. इसकी जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आपने उर्दू में जैसे कोई सेंटेंस हम बोलते हैं ना कि जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, वो खाना खा रही है. इसकी उर्दू में जो है आपने नोट करें कि इसके जो उर्दू वो सेंटेंस जिनके एंड में रहा है, रही है या रहे हैं आता है, वो होते हैं कंटिन्यूस टेंस. अब चूँकि रहा है, रही है, रहे हैं तो इट मीन्स कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा. अगर रहा था, वो काम कर रहा था, वो सो रहा था, तो ये होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस. अच्छा, इसके अलावा वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब द प्लान्ड एक्शंस. जो चीज़ आपने प्लान की हुई हो उसके लिए भी वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. देन व्हेन वी हैव टू डिस्क्राइब समवन्स रूटीन, जैसे कि शी इज़ क्लीनिंग द किचन, ही इज़ स्टडिंग इन द लाइब्रेरी. उसकी रूटीन क्या है, डेली रूटीन क्या है, उस वक्त भी हम वी यूज़ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. फिर हम टू डिस्क्राइब द रिकरिंग एक्ट्स, अनाउंसमेंट्स जो मीडिया में होती हैं वो. देन टू स्टेट अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ ऑलरेडी अरेंज्ड. सो ये हैं इसकी यूजेज. नाउ ये एग्जाम्पल्स हैं इसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव सेंटेंसेस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की. जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट मैंने ये स्लाइड ऐड की है. जैसे आई एम वॉकिंग, यू नो कि एम हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा यूज़ करते हैं विद आई. ये और कभी यूज़ नहीं होता, सिर्फ आई के साथ इसको हम यूज़ करते हैं. आई एम वॉकिंग. तो अब इसका अगर हमने नेगेटिव करना होगा तो क्या होगा? आई एम
नॉट वॉकिंग। हेल्प, जैसे कि आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट। अब इसी का हमने अगर इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना हो इसका, तो इसका क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। यू कैन सी ऑल दीज क्वेश्चंस आर स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब। एम आई वॉकिंग। तो आगे की एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज सी पे आपको सेंटेंसेस गिवन है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और उसको आपने चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट टेंस में वो तो बुक में लिखे हुए हैं, वो मैंने दोबारा से नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है कि यू हैव टू चेंज these sentences into present continuous tense। तो मैंने आंसर लिखा हुआ है, आपने ये एक्सरसाइज कॉपी पे करनी है। यू हैव टू राइट प्रॉपर डेट, डे और यूनिट लिखना है, डे लिखना है, पेज नंबर मेंशन करें, एक्सरसाइज सी मेंशन करें और आगे लिखें चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आप सेंटेंस लिखेंगी बुक से और आंसर आप यहाँ से नोट डाउन करेंगी। अब बुक में सेंटेंस गिवन है वी लिव इन अ बिग सिटी, और इसको आपने चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये मैंने आपको आंसर इसका लिख दिया है, वी आर लिविंग इन अ बिग सिटी। अच्छा, ये एक्सरसाइजेज बुक में आप करना चाहें तो कर लें, बट कॉपी पे ज़रूर होनी चाहिए। एक्सरसाइज सी और आगे नेक्स्ट स्लाइड में एक्सरसाइज डी है, ये कॉपी पे ज़रूर होनी चाहिए। ये सारे आंसर्स हैं जो मैंने एक्सरसाइज सी के यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। नेक्स्ट इज पास्ट। जो एक्सरसाइज डी है, ये एक्सरसाइज सी थी हमारी रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो एक्सरसाइज डी है दैट इज रिलेटेड टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब उसमें भी एक पैराग्राफ गिवन है। अच्छा सॉरी, पहले मैं आपको थोड़ी इसके एक्सप्लेन कर दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस में भी जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई टोल्ड यू कि हेल्पिंग वर्ब्स आर इज, एम, आर एंड देन वी यूज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वॉज, वर एंड देन वी आर गोइंग टू यूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है ना। अब आपने वॉज किस किस प्रोनाउन के साथ यूज करना है? वॉज आपने सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज करना है, यानी कि एक के साथ। आई, ही, शी या इट से कोई का सेंटेंस होगा तो यू विल यूज वॉज। और वर आपने कब यूज करना है? जब एक से ज़्यादा लोग होंगे। अच्छा, यू जो है, यू के साथ हम कभी भी वॉज यूज़ नहीं करते, बेशक हम यू जो है अकेले एक किसी के लिए यूज़ कर रहे हो, उसके लिए हम कभी भी वॉज यूज़ नहीं करते, वी ऑलवेज यूज़ वर। तो वर इज़ यूज विद यू, वी और दे। अब यू चाहे प्लूरल फॉर्म में भी आपको पता है यूज़ होता है। अगर क्लास में फॉर एग्जांपल 40 बच्चे हैं तो मैं उनको कहूँगी कि यू वर गोइंग आउट, ठीक है ना। ज़्यादा लोग हैं तब भी मैं उनको यू ही मुखातिब करूँगी। और अगर मैं किसी एक से बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट जवेरिया से बात कर रही हूँ, तो मैं जवेरिया को कहूँगी कि जवेरिया यू वर स्टडिंग या यू वर राइटिंग। तो यू के साथ कभी भी वॉज यूज़ नहीं होगा। यू, वी, दे के साथ हमेशा वर यूज़ होगा एंड देन द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब एक्सरसाइज डी में भी कुछ वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन हुए हुए हैं। उस वर्ड की जगह आपने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करके मैंने आंसर लिख दिया है, वो आपने लिखने हैं। जैसे वन डे बुक में लिखा हुआ है इन ऑन पेज 67 एक्सरसाइज डी इज रिटन वन डे मुस्तफ़ा गोज़ टू सी हिज फ्रेंड अनवर। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारे पास ये है। अब इसमें गोज़ जो है वो अंडरलाइन हुआ हुआ है, अगर आपके पास बुक सामने ओपन है तो यू कैन सी। तो अब गोज़ की जगह आप क्या लिखेंगे? बिकॉज यू हैव टू चेंज दिस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यू विल राइट वन डे मुस्तफ़ा वॉज गोइंग टू हिज फ्रेंड अनवर। तो ये आंसर जो है अंडरलाइन वर्ड्स के मैंने सारे लिख दिए हैं। और ये पैराग्राफ आपने पहले कॉपी पे करना है, नोट डाउन करना है, बिल्कुल वैसी जैसे बुक में लिखा हुआ है। जो वर्ड्स अंडरलाइन हैं वो आपने ब्लू मार्कर से यू विल राइट देम, और उसके बाद यू हैव टू री राइट दिस पैसेज चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स इनटू
पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब उसके जो आंसर्स होंगे वो भी आप दोबारा से जब लिखेंगे, पैसेज गोज़ की जगह आप जब लिखेंगी वॉज गोइंग, तो यू विल राइट इट विद ब्लू मार्कर या ब्लैक पेन, जो भी है। बट दोनों एक्सरसाइज आप जब भी कॉपी पे करेंगी, डू मेंशन पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर, और प्रॉपरली प्लीज़ पेज प्रिपेयर करके काम करें। गंदा काम बिल्कुल भी ना हो। बेशक घर में आप काम कर रही हैं, बट थोड़ा सा एक पैटर्न फॉलो करें। लास्ट टाइम भी बहुत कुछ बच्चों के अनटाइडी वर्क था। इवन आप लोग घर में बैठ के ये भी भूल गए कि डेट जो है वो राइट साइड पे लिखनी है या लेफ़्ट साइड पे लिखनी है। सो प्लीज़ अब जो है थोड़ा सा पुल अप योर सॉक्स और थोड़ा सा आप लोग जो पिछला काम है उसको भी साथ साथ रिवाइज़ करें, याद करें, और सो दैट अगर आगे एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उसको भी मिस मत करें, ताकि जब आप वापस आएँ, जब व्हेनेवर स्कूल ओपन्स, तो हमारा टाइम जो है वो रिवीजन में या कंप्लीटिंग प्रीवियस वर्क उसमें जो है ज़ाया ना हो इन कंप्लीटिंग प्रीवियस वर्क, ठीक है ना। आई वांट कि अगर आप स्कूल खोलें तो हम आएँ तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया है, और ये होमवर्क मैंने साथ भी बोल दिया था, डू एक्सरसाइज सी एंड डी ऑफ पेज 67 इन कॉपी। बाकी एक्सरसाइज जो है प्रपोजिशन की, एडवर्ब की, वो आप बुक में ही करें, बट ये 2 एक्सरसाइज जो हैं वो आपने कॉपी पे करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।